लोकसभा की विशाल दीवारें, जिन पर इतिहास की अनगिनत बहसें गूंज चुकी हैं, उस दोपहर भी उसी तरह की शोरगुल से भरी हुई थीं। सांसद अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, कुछ कागजों में उलझे, कुछ एक दूसरे से फुसफुसाते हुए, और कैमरों की चमकदार रोशनी पूरे सदन को एक तरह के थिएटरिकल स्टेज में बदल रही थी। सत्ता पक्ष के सदस्यों में वो आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा था जो लंबे समय से सत्ता में रहने से आता है। वे जानते थे कि बहसें आएंगी, आरोप लगेंगे, लेकिन अंत में सब कुछ उनकी ही पटकथा के मुताबिक खत्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर उसी परिचित मुद्रा में बैठे थे, चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान और आंखों में वो भरोसा जो लाखों समर्थकों को बांधे रखता है। उनके आसपास के मंत्री और सांसद सहज दिख रहे थे, जैसे ये दिन भी वैसा ही होगा जैसा पहले कई दिन गुजर चुके हैं। कुछ विपक्षी हमले, कुछ सधे हुए जवाब, और फिर सब शांत। लेकिन उस भीड़भाड़ वाले सदन में, जहां हर कोने से राजनीतिक रणनीतियां सांस ले रही थीं, एक सीट पर बैठा व्यक्ति सब कुछ बदलने वाला था। चंद्रशेखर आजाद रावण, जिन्हें लोग रावण के नाम से भी जानते हैं, उस दिन कुछ अलग ही लग रहे थे। वे न तो किसी से बात कर रहे थे, न ही कोई इशारा कर रहे थे, बस बहुत ध्यान से पूरे सदन को निहार रहे थे। उनकी आंखें जैसे हर चेहरे को स्कैन कर रही थीं, हर हलचल को पढ़ रही थीं। उनके चेहरे पर कोई उत्तेजना नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो तूफान से पहले की नीरवता जैसी होती है। बाहर की दुनिया में चंद्रशेखर आजाद रावण एक जाना माना नाम है, भीम आर्मी के संस्थापक, दलित अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा जो जेल की सलाखों से लेकर सड़कों तक अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। लेकिन संसद में उनका होना कुछ नया था, एक ऐसा प्रयोग जो विपक्ष की रणनीति का हिस्सा था, लेकिन जो अब एक विस्फोटक मोड़ लेने वाला था। स्पीकर की कुर्सी से अगले वक्ता का नाम पुकारा गया, चंद्रशेखर आजाद रावण, और जैसे ही वे खड़े हुए, सदन में एक हल्की सी सरसराहट दौड़ गई। कुछ सांसद मुस्कुराए, जैसे मन ही मन सोच रहे हों कि ये नया चेहरा क्या नया ड्रामा लेकर आया है। कुछ ने एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हों कि ये भी गुजर जाएगा। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे, वे समझ रहे थे कि यह कोई साधारण भाषण नहीं होने वाला। चंद्रशेखर आजाद ने माइक के सामने खड़े होकर पहले तो कुछ सेकंड रुके, जैसे सदन की हवा को महसूस कर रहे हों। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, लेकिन उनकी शुरुआत किसी जोशीले नारे से नहीं हुई, न ही किसी व्यक्तिगत हमले से। उन्होंने बहुत शांत स्वर में आंकड़े पढ़ने शुरू किए, गरीबी की दरों के बारे में, दलित समुदाय पर हुए हमलों के बारे में, सरकारी योजनाओं के उन आंकड़ों के बारे में जो कागजों पर तो बहुत प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर गायब हो जाते हैं। उनकी आवाज में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, कोई ड्रामा नहीं, बस एक ठंडी सच्चाई। सत्ता पक्ष के सदस्यों को लगा कि ये तो बस एक रूटीन विपक्षी भाषण है, कुछ आरोप, कुछ आंकड़े और फिर खत्म। वे आराम से बैठे रहे, कुछ ने अपने फोन चेक किए, कुछ ने पानी पिया, लेकिन यही वो जाल था जो बुना जा रहा था। हर आंकड़े के पीछे एक सवाल छिपा था, एक ऐसा सवाल जो सालों से दबाया जा रहा था। उदाहरण के लिए उन्होंने उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने दलित परिवारों को घर मिले हैं, लेकिन कितने अभी भी इंतजार में हैं। उन्होंने बताया कि मनरेगा के तहत कितने मजदूरों को काम मिला, लेकिन कितने अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं। ये आंकड़े सरकारी रिपोर्टों से ही लिए गए थे, इसलिए इन्हें झुठलाना मुश्किल था। सदन में धीरे धीरे एक असहजता फैलने लगी। विपक्ष के सदस्यों ने ध्यान से सुनना शुरू किया, जबकि सत्ता पक्ष में कुछ बेचैनी के संकेत दिखने लगे। चंद्रशेखर आजाद की नजरें अब पूरे सदन पर घूम रही थीं, लेकिन बार बार वे प्रधानमंत्री की ओर रुक जाती थीं। मोदी जी अभी भी शांत थे, उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया था, लेकिन हवा में वो तनाव महसूस किया जा सकता था। फिर अचानक चंद्रशेखर आजाद रुके। उन्होंने अपनी बात बीच में रोक दी और उनकी नजर सीधे प्रधानमंत्री पर टिक गई। पूरे सदन में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कैमरे जूम इन हो गए, सांसदों की सांसें थम गईं। ये वो पल था जब सबको लग रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उनकी आवाज में अब भी कोई गुस्सा नहीं था, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक ठंडी दृढ़ता। उन्होंने धीमे से बोलना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप बार बार कहते हैं कि, लेकिन वाक्य पूरा नहीं हुआ। सदन में बैठे हर व्यक्ति की सांस जैसे उसी अधूरे वाक्य पर अटक गई। क्या होने वाला था? क्या यह कोई व्यक्तिगत आरोप था, या कुछ ऐसा जो पूरी सरकार की नींव हिला देगा? खामोशी इतनी गहरी थी कि दूर से आने वाली घड़ी की टिक टिक भी सुनाई दे सकती थी। यह खामोशी महज कुछ सेकंड की थी, लेकिन लगा जैसे सदन का समय रुक गया हो। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने असहज होकर अपनी कुर्सियां बदली। विपक्ष में एक उत्सुकता की लहर दौड़ी। स्पीकर ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने अपनी नजर नहीं हटाई। बाहर की दुनिया में टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण देख रहे लोग अपनी सांसें रोककर इंतजार कर रहे थे, लेकिन सदन के अंदर वो पल और गहरा होता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद जानते थे कि ये सिर्फ एक भाषण नहीं है, ये उन लाखों दलितों, पिछड़ों और वंचितों की आवाज है जो सालों से चुप हैं। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, लेकिन इस बार उनके शब्दों में एक गहराई थी। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार की नीतियां कागजों पर तो समावेशी लगती हैं,
लेकिन अमल में भेदभावपूर्ण। उन्होंने उदाहरण दिए उत्तर प्रदेश के एक गांव का, जहां दलितों पर हमला हुआ और पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। उन्होंने बिहार के एक मामले का जिक्र किया, जहां सरकारी योजना का लाभ ऊंची जातियों को मिला और नीचे वाले इंतजार करते रह गए। हर उदाहरण के साथ सदन का तापमान बढ़ता जा रहा था। फिर रुके। इस बार रुकना और भी सस्पेंसफुल था। उनकी आंखें प्रधानमंत्री पर टिकी रहीं और सदन में अब शोर की बजाय एक तनावपूर्ण सन्नाटा था। क्या वे कोई बड़ा खुलासा करने वाले थे? कोई दस्तावेज या कोई ऐसी बात जो मोदी सरकार की छवि को हमेशा के लिए बदल दे? सत्ता पक्ष के नेता अब बेचैन हो चुके थे। कुछ ने स्पीकर से अपील की कि समय सीमा का पालन करवाएं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की शांति अटूट थी। उन्होंने फिर बोलना शुरू किया, ये सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, बल्कि उन करोड़ों लोगों का है जो, और फिर रुक गए। यह रुकना अब एक रणनीति लग रहा था, जैसे वे सदन को और देश को उस सच्चाई के करीब ला रहे हों, लेकिन अभी पूरा खुलासा नहीं कर रहे। बाहर न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। संसद में सस्पेंस, आजाद का मोदी परिवार। लोग अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, सोच रहे थे कि आगे क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद की यह शैली अनोखी थी। वे नारे नहीं उछाल रहे थे, बल्कि धीरे धीरे परतें उतार रहे थे। उन्होंने अब शिक्षा के आंकड़े उठाए, दलित बच्चों के ड्रॉप आउट रेट, स्कॉलरशिप की देरी, स्वास्थ्य पर बात की, ग्रामीण इलाकों में अस्पतालों की कमी, जहां दलित समुदाय सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हर आंकड़े के साथ एक सवाल क्यों, और हर सवाल के पीछे एक चुनौती, क्या ये सबका विकास है? सत्ता पक्ष अब चुप नहीं रह सका। कुछ सदस्यों ने बीच में टोकना शुरू किया, लेकिन स्पीकर ने व्यवस्था बनाई। लेकिन तनाव बढ़ता जा रहा था। चंद्रशेखर आजाद की नजरें अब भी प्रधानमंत्री पर थीं, जैसे वे व्यक्तिगत रूप से चुनौती दे रहे हों। फिर एक और रुकावट, उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया, लेकिन नाम पूरा नहीं कहा, बस इशारा किया। सदन की सांसें फिर थम गईं। क्या ये वो रिपोर्ट थी जो सरकार दबाने की कोशिश कर रही थी, या कुछ और? ये सस्पेंस अब चरम पर था। सदन के बाहर दिल्ली की सड़कों पर लोग टीवी दुकानों के सामने जमा हो रहे थे। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स की बाढ़ आ गई, कुछ समर्थन में, कुछ विरोध में। लेकिन सदन के अंदर वो पल निर्णायक था। चंद्रशेखर आजाद ने आखिरकार वो वाक्य पूरा करने की ओर बढ़ना शुरू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर सबका साथ है तो फिर। लेकिन फिर रुके। ये रुकना अब असहनीय हो चुका था। हर कोई इंतजार कर रहा था कि वो क्या कहेंगे। क्या वो कोई बड़ा प्रमाण देंगे या सिर्फ सवालों की बौछार? तनाव इतना था कि लगा जैसे सदन की दीवारें भी कांप रही हों। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज उस अधूरे वाक्य पर अटक गई, पूरे लोकसभा सदन में एक ऐसी खामोशी फैल गई जो किसी भी सांसद को असहज कर सकती थी। यह खामोशी महज चुप्पी नहीं थी, बल्कि एक बेचैन सन्नाटा था, जहां हर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति अपनी अपनी सांसों को दबाए हुए इंतजार कर रहा था। कैमरों की लेंसें अब पूरी तरह से चंद्रशेखर पर केंद्रित हो चुकी थीं, और उनकी नजरें जो अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई थीं, जैसे सदन की पूरी ऊर्जा को सोख रही हों। मोदी जी अपनी सीट पर वही स्थिर मुद्रा में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब एक हल्की सी कठोरता आ गई थी, जैसे वे जानते हों कि ये सवाल सिर्फ एक विपक्षी हमला नहीं, बल्कि एक ऐसी सच्चाई का सामना है जो सालों से दबाई जा रही थी। सत्ता पक्ष के सदस्यों में अब बेचैनी साफ नजर आ रही थी। कुछ ने अपनी घड़ी देखी, कुछ ने एक दूसरे को इशारे किए, जैसे मन ही मन सोच रहे हों कि ये कब रुकेगा। विपक्ष की बेंचों पर तो एक तरह का उत्साह था, लेकिन वो भी सतर्क था, जैसे वे जानते हों कि एक गलत कदम सब कुछ बर्बाद कर सकता है। स्पीकर की कुर्सी से हल्की सी सरसराहट आई, लेकिन वे भी चुप थे, इंतजार में। और इसी तनावपूर्ण पल में चंद्रशेखर आजाद ने फिर बोलना शुरू किया, धीमे लेकिन इतने साफ शब्दों में कि हर ध्वनि सदन की दीवारों से टकरा रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में अब एक ठंडी दृढ़ता थी, आप बार बार देश को सबका साथ, सबका विकास का सपना दिखाते हैं। मंचों पर, रैलियों में, टीवी पर, हर जगह यही नारा गूंजता है। लेकिन अगर यही सच है तो फिर ये कैसे संभव है? यहां वे फिर रुके, जैसे जानबूझकर सदन को उस सवाल के वजन से दबा रहे हों। सदन में सांसें थम गईं। बाहर टीवी स्टूडियो में एंकरों की आंखें चमक रही थीं। दर्शक अपने सोफों पर झुककर स्क्रीन की ओर देख रहे थे। क्या होगा आगे? क्या चंद्रशेखर कोई ऐसा आंकड़ा पेश करेंगे जो सरकार को शर्मिंदा कर दे, या कोई ऐसा उदाहरण जो लाखों लोगों की जिंदगियों को छू ले? सस्पेंस इतना गहरा था कि लगा जैसे समय रुक गया हो। फिर उन्होंने जारी रखा कि दलित बस्तियों में आज भी वही भूख, वही डर और वही उपेक्षा कायम है कि जिन समुदायों को सदियों से लूटा गया है, उन्हें अब भी बुनियादी अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है। यह सवाल किसी भावुक अपील से नहीं निकला था, बल्कि ठोस आंकड़ों की नींव पर खड़ा था। उन्होंने तुरंत एक सरकारी रिपोर्ट का हवाला दिया, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2022 की रिपोर्ट, जिसमें दलितों पर अपराधों की संख्या में 16% की वृद्धि दर्ज की गई थी। ये आंकड़े सरकार के ही हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा,
क्या ये सबका साथ का प्रमाण है? सदन में अब हलचल तेज हो गई। सत्ता पक्ष की कई कुर्सियों पर बैठे सांसदों ने असहज होकर अपनी जगहें बदली, कुछ ने मेजें थपथपाईं जैसे वे चंद्रशेखर को बीच में रोकना चाहते हों। लेकिन स्पीकर ने अभी हस्तक्षेप नहीं किया, शायद इसलिए कि ये सवाल इतना सटीक था कि उसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। चंद्रशेखर आजाद बिना रुके आगे बढ़े। उन्होंने सरकारी योजनाओं का जिक्र किया, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जो कागजों पर तो लाखों लाभार्थियों का दावा करती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में दलित और पिछड़े समुदाय सबसे नीचे हैं। उदाहरण लीजिए, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज में अब एक गहराई आ गई। उत्तर प्रदेश में जहां दलित आबादी 21% है, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में केवल 12% दलित परिवार हैं। बाकी वे अभी भी धुएं में सांस ले रहे हैं। यह आंकड़े नीति आयोग की रिपोर्ट से हैं। क्या ये सबका विकास है? यहाँ फिर एक रुकावट। उन्होंने एक कागज निकाला, लेकिन उसे पढ़ने की बजाय सिर्फ इशारा किया। सदन की नजरें उस कागज पर टिक गईं। क्या उसमें कोई गोपनीय दस्तावेज था, या कोई ऐसा प्रमाण जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे? तनाव चरम पर था। विपक्ष के सदस्यों ने ताली बजाई, लेकिन सत्ता पक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया। झूठ बोल रहे हो, गलत आंकड़े। लेकिन चंद्रशेखर की आवाज शोर के बीच भी काटती हुई निकल रही थी। वे अब दलितों पर बढ़ते हमलों की ओर मुड़े। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सीधे संबोधित किया, आपका नया भारत कहां है, जब हर साल सैकड़ों दलित परिवारों पर अत्याचार हो रहे हैं? एनसीआरबी के अनुसार 2023 में 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन कितने में सजा हुई? मुश्किल से 2%। उन्होंने एक एक उदाहरण गिनाना शुरू किया। राजस्थान के एक गांव का, जहां दलित दुल्हन को जबरन उतार दिया गया। बिहार के एक कस्बे का, जहां पानी के टैंकर पर हमला हुआ। मध्य प्रदेश का एक मामला, जहां न्याय के लिए परिवार को सालों इंतजार करना पड़ा। हर उदाहरण के साथ सदन का माहौल और गर्म होता जा रहा था। सांसदों के चेहरे सख्त हो गए। कुछ ने स्पीकर की ओर देखा, जैसे अपील कर रहे हों कि इसे रोको। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की शांति अटूट थी। ये परिवार दिल्ली तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा पाते, उन्होंने कहा, क्योंकि सत्ता की प्राथमिकताएं कहीं और हैं। पुलिस, प्रशासन सब ऊंची जातियों के इशारों पर नाचते हैं। क्या ये वही भारत है जिसका वादा आपने किया था? ये सवाल सीधा प्रधानमंत्री पर था, और सदन में अब शोर का तूफान आ गया। सत्ता पक्ष ने खड़े होकर विरोध जताया। स्पीकर साहब, ये अपमानजनक है। विपक्ष हंगामा कर रहा है। स्पीकर ने व्यवस्था की मांग की, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज अब भी गूंज रही थी। मैं सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। यह वो मोड़ था जहां बहस सामान्य राजनीतिक आरोपों से कहीं आगे निकल गई। चंद्रशेखर आजाद अब सिर्फ आंकड़े नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे की जिंदगियां बयान कर रहे थे। उन्होंने एक परिवार की कहानी सुनाई, एक दलित विधवा का, जिसका पति पुलिस हिरासत में मरा, लेकिन एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई। ये मामला हाईकोर्ट तक गया, उन्होंने कहा, लेकिन अभी भी न्याय का इंतजार। प्रधानमंत्री जी, क्या ये सबका साथ है? सदन में अब विपक्ष ने जोरदार तालियां बजाईं, जबकि सत्ता पक्ष की बेंचों पर एक अजीब सी उदासी छा गई। कुछ मंत्री एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे, जैसे रणनीति बना रहे हों। मोदी जी अभी भी शांत थे, लेकिन उनके सहयोगी बेचैन। बाहर की दुनिया में आखिरकार कोई बोल रहा है। ये तो बस शुरुआत है। लेकिन सदन के अंदर तनाव अब चरम पर था। चंद्रशेखर ने फिर रुके, इस बार लंबे समय के लिए। उनकी नजरें पूरे सदन पर घूमी, फिर प्रधानमंत्री पर। क्या ये वही नया भारत है, उन्होंने धीमे से कहा, जिसका वादा किया गया था, या फिर वही पुराना देश जहां ताकतवर सुरक्षित हैं और कमजोर सवाल पूछते रह जाते हैं? यह वाक्य जैसे सदन के दिल पर चाकू की तरह लगा। शोर और तेज हो गया, सांसद खड़े हो गए, मेजें पीटी गईं, स्पीकर ने कई बार व्यवस्था चिल्लाए, लेकिन चंद्रशेखर की आवाज शोर को चीरती हुई निकल रही थी। अब बहस एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां पीछे हटना असंभव था। चंद्रशेखर आजाद ने समानता की बात उठाई। सरकार अगर सच में समावेशी है, तो कानूनों में बदलाव क्यों नहीं? SC/ST एक्ट को क्यों कमजोर किया गया? क्यों पुलिस को निर्देश दिए जाते हैं कि फर्जी केस न दर्ज हों? उन्होंने एक आंकड़ा दिया, 2018 के SC/ST एक्ट संशोधन के बाद मामलों में 20% की गिरावट। ये सरकार के आंकड़े हैं, उन्होंने दोहराया। सत्ता पक्ष ने अब खुलकर हमला बोला। एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, ये झूठे आरोप हैं। लेकिन चंद्रशेखर ने जवाब दिया, झूठ तो आपके दावे हैं, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और कहती है। ये टकराव अब व्यक्तिगत हो चुका था। सदन में हंगामा चरम पर था, लेकिन इसी बीच चंद्रशेखर ने एक और सस्पेंस क्रिएट किया। उन्होंने कहा, मैं एक दस्तावेज का जिक्र करूंगा जो और रुक गए। क्या था वो दस्तावेज? कोई आंतरिक रिपोर्ट या कोई ऐसा प्रमाण जो मोदी सरकार की नीतियों को बेनकाब कर दे? सदन की सांसें फिर थम गई। स्पीकर ने बीच में टोका, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर ने जारी रखा, यह दस्तावेज बताता है कि कैसे योजनाओं का 40% फंड ऊंची जातियों तक पहुंचता है। शोर और तेज। ये
मोदी की पोल खुलने का वो क्षण था। पहली बार संसद में सत्ता के चमकदार नैरेटिव को उसके ही दस्तावेजों से काटा जा रहा था। प्रधानमंत्री अब भी चुप थे, लेकिन उनके चारों ओर की बेचैनी बता रही थी कि यह हमला गहरा है। चंद्रशेखर ने समुदाय के अनुभव का वजन उठाया। मेरी आवाज सिर्फ मेरी नहीं, बल्कि उन करोड़ों की है जो चुप हैं। बहस अब नैतिकता की हो चुकी थी। सत्ता पक्ष ने शोर मचाया, लेकिन हर विरोध के साथ चंद्रशेखर की बात और मजबूत होती गई। बाहर देश देख रहा था, विश्वविद्यालयों में छात्र बहस कर रहे थे, गलियों में लोग चर्चा में लगे थे। ये तनाव भरा माहौल अब एक ऐसे मोड़ पर था जहां जवाब देना जरूरी हो गया था। क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे या ये सवाल अनुत्तरित रह जाएगा? सस्पेंस अब चरम पर था और सदन की हवा जैसे ज्वालामुखी से पहले की तरह गर्म हो रही थी। चंद्रशेखर ने आखिरकार कहा, जवाब दीजिए, क्योंकि सवाल दबाने से सच्चाई नहीं मरती। सदन में फैला हुआ वो तनाव अब किसी साधारण बहस की सीमा लांघ चुका था और एक ऐसी खुली टकराहट का रूप धारण कर लिया था जो सालों से दबी हुई सच्चाइयों को बाहर लाने पर तुली हुई लग रही थी। लोकसभा की हवा में अब सिर्फ शब्दों का शोर नहीं था, बल्कि एक गहरा, दम घुटने वाला दबाव जो हर सांसद की छाती पर सवार हो गया था। चंद्रशेखर आजाद रावण की आवाज, जो अभी तक शांत और सटीक थी, अब धीरे धीरे एक ऐसी ताकत से भर चुकी थी जो सदन की दीवारों को हिला रही थी। सत्ता पक्ष के लिए उनकी बातें अब सिर्फ असहज नहीं रहीं, बल्कि खतरनाक हो चुकी थीं, क्योंकि वे किसी अफवाह या राजनीतिक नारे पर टिकी नहीं थीं, बल्कि उसी सरकार के जारी किए गए आंकड़ों और रिपोर्टों की मजबूत नींव पर खड़ी थीं। हर वाक्य के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पर्दे के पीछे छिपाई गई किसी बड़ी सच्चाई की एक एक परत धीरे धीरे उतर रही हो, और जो परतें उतर रही थीं वे सरकार की चमकदार छवि को नंगा कर रही थीं। स्पीकर की कुर्सी से अब बार बार व्यवस्था बनाइए की पुकार उठ रही थी, लेकिन वो पुकार अब बेकार लग रही थी, क्योंकि सदन का माहौल एक ज्वालामुखी के मुहाने पर पहुंच चुका था। क्या चंद्रशेखर अगला हमला और गहरा करेंगे? क्या वे कोई ऐसा प्रमाण पेश करेंगे जो सत्ता को घुटनों पर ला दे? ये सवाल हर सांसद के मन में घूम रहा था, और यही वो सस्पेंस था जो पूरे सदन को बांधे हुए था। चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बात को और गहरा किया, लेकिन जानबूझकर धीमे कदमों से। उन्होंने सरकारी योजनाओं के उन बड़े बड़े दावों का जिक्र किया जो टीवी स्क्रीन पर तो चमकते दमकते दिखते हैं, अरबों रुपए के विज्ञापन, रैलियों में उछाले जाने वाले आंकड़े और मंत्रियों के भाषण जो विकास की कहानी बुनते हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक रुकावट ली, जैसे सदन को उस काले बादल के नीचे खींच रहे हों। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा, और उनकी नजरें फिर से मोदी पर टिक गईं। ये दावे स्क्रीन पर तो सच्चे लगते हैं, लेकिन गांवों की तंग गलियों में, दलित बस्तियों की झोपड़ियों में, छोटे कस्बों के बाजारों में वहां क्या हकीकत है? सदन में सांसें थम गईं। बाहर टीवी पर लाइव देख रहे दर्शकों के हाथों में रिमोट थम गए। सोशल मीडिया पर स्क्रीनशॉट्स की बौछार हो रही थी। क्या वे कोई व्यक्तिगत कहानी सुनाएंगे जो दिल दहला दे, या कोई आंकड़ा जो सब कुछ बदल दे? तनाव इतना था कि लगा जैसे सदन की लाइटें भी कांप रही हों। फिर चंद्रशेखर ने जारी रखा, वही लोग आज भी बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बिजली का एक बल्ब, पानी का एक नल, एक स्कूल जहां बच्चे सुरक्षित पढ़ सकें, ये छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए सपना है। नीति आयोग की अपनी रिपोर्ट कहती है कि ग्रामीण विकास योजनाओं का 60% फंड शहरी इलाकों में चला जाता है, और बाकी जो बचे वो भी ऊंची जातियों के हाथों में। दलित गांव, वे अभी भी अंधेरे में जी रहे हैं। ये आंकड़ा सदन में बम की तरह फटा। सत्ता पक्ष की बेंचों पर बैठे सांसदों के चेहरे पीले पड़ गए। कुछ ने तुरंत कागज उल्टे, जैसे वे खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। एक मंत्री ने खड़े होकर चिल्लाया, यह गलत व्याख्या है, लेकिन स्पीकर ने उन्हें बैठा दिया। चंद्रशेखर की आवाज अब और मजबूत हो चुकी थी। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाना शुरू किया, वो संस्था जो न्याय की पहली सीढ़ी मानी जाती है, लेकिन जो अक्सर अन्याय की पहली दीवार बन जाती है। प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा, और यहाँ फिर एक लंबी रुकावट, जैसे वे शब्दों को तौल रहे हों। क्यों पुलिस पीड़ित की बजाय आरोपी को संरक्षण देती है? क्यों दलितों पर हमले के मामलों में एफआईआर दर्ज करने में महीनों लग जाते हैं? सदन में अब शोर की लहर दौड़ गई। विपक्ष ने तालियां बजाईं, सत्ता पक्ष ने मेजें पीटी, लेकिन चंद्रशेखर बिना डरे आगे बढ़े। उन्होंने एक एक मामलों का जिक्र किया। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का, जहां भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ और पुलिस ने आरोपी को ही बचाया। राजस्थान के एक गांव का, जहां दलित परिवार को घर जलाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। महाराष्ट्र के एक कस्बे का, जहां न्याय की फाइलें सालों से धूल खा रही हैं। ये मामले कोर्ट तक पहुंचते हैं, उन्होंने कहा, लेकिन सजा मुश्किल से 1%। एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके ही पास है, क्यों इसे नजरअंदाज किया जाता है? सुनते हुए सत्ता पक्ष की बेंचों पर अब खुले तौर पर बेचैनी नजर आ रही थी। कई सांसद बार बार अपनी कुर्सियां बदल रहे थे, जैसे वे असहज बैठावट से बचना चाहते हों। कुछ स्पीकर की ओर लगातार देख रहे थे, आंखों में एक अपील, इसे रोकिए, ये सब कब तक? एक वरिष्ठ नेता ने फुसफुसाकर अपने साथी से कहा, ये तो नींव हिला रहा है, लेकिन उनकी आवाज कैमरों में कैद हो गई। चंद्रशेखर आजाद को यह सब दिख रहा था,
लेकिन वे बिना डरे अपनी बात आगे बढ़ा रहे थे। उन्हें पता था कि यह क्षण केवल उनका नहीं है, ये उन लाखों लोगों का है जिनकी आवाज़ संसद तक कभी पहुंची ही नहीं। उन अनगिनत दलित महिलाओं का जो रातों में डर से सोती हैं, उन बच्चों का जो स्कूल जाते हुए पत्थरों का शिकार होते हैं, उन बुजुर्गों का जो पेंशन के लिए सालों लाइनों में लगे रहते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक सांसद के रूप में नहीं खड़ा हूँ, उन्होंने कहा, और उनकी आवाज़ में अब एक भावुक गहराई आ गई, लेकिन बिना अतिरेक के। मैं उन करोड़ों की आवाज़ हूँ जो चुप हैं क्योंकि उन्हें डर है। यह वाक्य सदन में गूंजा और एक पल के लिए शोर भी थम गया। क्या वे कोई व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे, कोई ऐसी कहानी जो सदन को रुला दे? सस्पेंस फिर चरम पर था। फिर चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री की ओर देखते हुए वो वाक्य कहा जो सदन के दिल पर सीधा प्रहार करने वाला था। असली राष्ट्रवाद भाषणों में नहीं दिखता प्रधानमंत्री जी, उन्होंने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बल्कि उस दिन दिखता है जब देश का सबसे कमजोर नागरिक भी बराबरी और सम्मान के साथ जी सके, जब एक दलित बच्चा स्कूल में बिना डर के बैठ सके, जब एक पिछड़ी महिला अस्पताल में बिना भेदभाव के इलाज पा सके। क्या आपका राष्ट्रवाद यही है? ये वाक्य जैसे एक तीर की तरह सत्ता के केंद्र पर लगा। सदन में एक क्षण की खामोशी के बाद शोर का तूफान आ गया। सांसद खड़े हो गए, मेजें पीटी गई, नारेबाजी शुरू हो गई, शर्म करो, झूठे आरोप। सत्ता पक्ष के नेता अब पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे। एक ने स्पीकर से कहा, यह संसद का अपमान है। लेकिन चंद्रशेखर की बात अब नैतिकता और जवाबदेही की बहस में बदल चुकी थी। विकास या योजनाओं की बात अब पीछे छूट गई थी। अब सवाल था, क्या सत्ता सिर्फ दावों पर टिकी है या जिम्मेदारी पर? उन्होंने फिर रुके, इस बार लंबे समय के लिए, जैसे सदन को सोचने का मौका दे रहे हों। उनकी नजरें पूरे सदन पर घूमी, विपक्ष पर, सत्ता पर, स्पीकर पर और आखिर में गैलरी में बैठे उन दर्शकों पर जो सांस रोककर देख रहे थे। बाहर देश के टीवी स्क्रीन के सामने बैठे लोग अब समझने लगे थे कि ये कोई साधारण राजनीतिक नाटक नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सत्ता की चमकदार छवि और जमीनी सच्चाई आमने सामने खड़ी हो गई थी। आखिरकार सच बोलने वाला आया। मोदी क्या जवाब देंगे? शोर और हंगामा अब चरम पर था। कुछ सांसदों ने चंद्रशेखर को चुप कराने की कोशिश की। एक ने खड़े होकर चिल्लाया, बैठ जाओ, समय खत्म। दूसरे ने कागज फेंकने की कोशिश की। लेकिन हर विरोध के साथ चंद्रशेखर की बात और तेज होकर उभरती चली गई। उन्होंने पुलिस सुधारों पर बात की। क्यों SC/ST एक्ट को लागू करने के लिए विशेष यूनिट नहीं बनाई गई? क्यों हेट क्राइम के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट की कमी है? उन्होंने एक रिपोर्ट का जिक्र किया मानवाधिकार आयोग की, जिसमें कहा गया कि 70% दलित मामलों में पुलिस की लापरवाही साबित हुई। ये आपके ही दस्तावेज हैं, उन्होंने दोहराया, झूठ बोलने की जरूरत नहीं। सत्ता पक्ष अब बचाव में उतर आया। एक मंत्री ने बीच में बोलने की कोशिश की, हमने तो एक्ट को मजबूत किया है। लेकिन चंद्रशेखर ने काटा, मजबूत? तो सजा दर क्यों सिर्फ 2% है? यह टकराव अब व्यक्तिगत हो चुका था, लेकिन चंद्रशेखर ने इसे व्यापक बना दिया। उन्होंने शिक्षा पर सवाल उठाया। दलित छात्रों के लिए स्कॉलरशिप क्यों देरी से मिलती है? क्यों विश्वविद्यालयों में आरक्षण को तोड़ा जाता है? उदाहरण दिए JNU का एक मामला जहां दलित छात्र को परेशान किया गया, IIT का एक केस जहां सुविधाओं में भेदभाव हुआ। हर उदाहरण के साथ सदन का तापमान बढ़ता जा रहा था। अब बहस नैतिकता की हो चुकी थी। चंद्रशेखर ने कहा, सत्ता की असली परीक्षा तब होती है जब कमजोर की आवाज सुनी जाए। ये वाक्य गूंजा और सदन में एक पल की शांति आई, लेकिन तुरंत शोर लौट आया। स्पीकर ने कई बार सदन को स्थगित करने की धमकी दी, लेकिन चंद्रशेखर ने जारी रखा। उन्होंने स्वास्थ्य पर बात की। ग्रामीण दलित इलाकों में अस्पताल क्यों नहीं? आयुष्मान कार्ड बनते हैं, लेकिन डॉक्टर क्यों गायब रहते हैं? आंकड़े दिए स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट से कि दलित महिलाओं की मातृ मृत्यु दर 30% ज्यादा। ये विकास है? उन्होंने पूछा। सत्ता पक्ष के सांसद अब थक चुके लग रहे थे। कुछ ने सिर झुका लिया, लेकिन चंद्रशेखर की ऊर्जा कम नहीं हो रही थी। उन्होंने एक और सस्पेंस क्रिएट किया। मैं एक ऐसा आंकड़ा बताऊंगा जो और रुक गए। सदन की नजरें टिक गईं। क्या था वो आंकड़ा? कोई गुप्त रिपोर्ट या कुछ ऐसा जो चुनावी गणित बदल दे? तनाव चरम पर। फिर उन्होंने कहा, बेरोजगारी दर में दलित युवाओं का हिस्सा 25%। NSSO की रिपोर्ट। क्या यही मेक इन इंडिया है? शोर फिर फूट पड़ा। ये वो क्षण था जब देश भर में लोग टीवी से चिपक गए। विश्वविद्यालयों में छात्र बहस कर रहे थे, गांवों में चाय की दुकानों पर चर्चा हो रही थी, सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे थे। चंद्रशेखर ने बोल दिया। लोग सवाल उठा रहे थे, क्या सत्ता जवाब देगी? इस टकराव के बीच सबकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर टिकी थी, प्रधानमंत्री का जवाब। क्या वे चुप रहेंगे या कोई काउंटर अटैक? सस्पेंस अब असहनीय था और सदन की हवा जैसे रुकने को तैयार। चंद्रशेखर ने आखिरकार कहा, जवाब का इंतजार है,
क्योंकि सवालों से लोकतंत्र जीता है। उस निर्णायक पल में जब पूरे लोकसभा सदन की निगाहें एक साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिक गईं, ऐसा लग रहा था जैसे न सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा कटघरे में खड़ा हो, बल्कि पूरी सत्ता व्यवस्था, उसके हर कोने, हर नीति, हर दावे नंगी आंखों से तौला जा रहा हो। हवा में एक भारीपन था, जैसे सदन की पुरानी दीवारें भी इस तनाव को सहन करने के लिए कांप रही हों। चंद्रशेखर आजाद रावण की अंतिम पंक्तियां अभी भी गूंज रही थीं। जवाब का इंतजार है, क्योंकि सवालों से ही लोकतंत्र जीता है। और उनकी नजरें, जो अब भी मोदी जी पर टिकी हुई थीं, जैसे एक अदृश्य चुनौती फेंक रही हों। सदन में शोर का ज्वार थम चुका था, लेकिन वो शांति झूठी थी, एक ऐसी शांति जो तूफान के ठीक पहले की होती है। स्पीकर की कुर्सी से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। सांसदों की सांसें दबी हुई थी और कैमरों की लाइटें इतनी तेज लग रही थी कि हर चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे? क्या उनका जवाब इस बहस को शांत कर देगा, या फिर ये टकराव और गहरा हो जाएगा? ये सवाल हर दिल में घूम रहा था, और यही वो सस्पेंस था जो सदन को एक थिएटर में बदल चुका था, जहां दर्शक नहीं बल्कि भागीदार थे। मोदी जी अपनी कुर्सी पर शांत बैठे थे, चेहरे पर वही परिचित स्थिरता, लेकिन उनके चारों ओर पसरा तनाव बता रहा था कि ये बहस अब कोई औपचारिकता नहीं रही। उनके सहयोगी मंत्री सांसद बेचैन नजर आ रहे थे। कुछ ने फुसफुसाकर कुछ कहा, लेकिन मोदी जी का हाथ हल्का सा उठा, जैसे कह रहे हों कि इंतजार करो। बाहर टीवी स्टूडियो में एंकरों की सांसें थम गई थी। दर्शक अपने फोन पर लाइव अपडेट चेक कर रहे थे। समय जैसे रुक गया था। चंद्रशेखर आजाद अभी भी खड़े थे, उनकी मुद्रा अटल, जैसे वे जानते हों कि यह पल सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक है। सदन की गैलरी में बैठे दर्शक, कुछ पत्रकार, कुछ आम नागरिक अपनी अपनी सीटों पर झुककर देख रहे थे। विपक्ष की बेंचों पर एक सतर्क उत्साह था, सत्ता पक्ष में एक दबी हुई घबराहट। फिर स्पीकर ने धीमे स्वर में कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी ओर से। और सदन में सांसें फिर थम गईं। मोदी जी धीरे से उठे, माइक की ओर बढ़े, और उनकी आवाज, जो हमेशा लाखों को प्रेरित करने वाली होती है, सदन में गूंजी। लेकिन क्या होगा उनका जवाब? क्या वे चंद्रशेखर के सवालों को सीधे संबोधित करेंगे, या फिर अपनी क्लासिक शैली में विकास की कहानी बुनेंगे? सस्पेंस चरम पर था। उन्होंने बोलना शुरू किया, माननीय सांसद जी, आपने जो सवाल उठाए हैं वे महत्वपूर्ण हैं। हमारा सबका साथ सबका विकास कोई नारा नहीं, बल्कि एक संकल्प है। यहां वे रुके, जैसे सदन को सोचने का मौका दे रहे हों। सदन में हल्की तालियां बजी सत्ता पक्ष से, लेकिन चंद्रशेखर की नजरें अटल रहीं, जैसे कह रही हों, जवाब दीजिए, नारा नहीं। मोदी जी ने जारी रखा, हमने 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को आवास दिए हैं। उज्ज्वला से 9 करोड़ गैस कनेक्शन। आंकड़ों की बौछार शुरू हो गई। विकास की योजनाओं का जिक्र, मनरेगा में मजदूरी बढ़ाई, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। हर शब्द सदा हुआ था, जैसे सालों की प्रैक्टिस का नतीजा। सत्ता पक्ष ने जोरदार तालियां बजाईं, लेकिन विपक्ष में बेचैनी थी। क्या ये जवाब था या बचाव? बाहर सोशल मीडिया पर रिएक्शन बढ़ गए, कुछ लिख रहे थे, मोदी जी ने पटका, दूसरे, आंकड़े तो ठीक, लेकिन जमीनी सच्चाई। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की कही बातें किसी कल्पना से नहीं जुड़ी थीं। वे उन जिंदगियों से जुड़ी थीं जो हर दिन अपमान और उपेक्षा की चक्की में पिस रही हैं। मोदी जी के आंकड़ों के बीच सदन के बाहर बैठे लोग दिल्ली की सड़कों पर, लखनऊ के चाय स्टॉल पर, मुंबई के ट्रेनों में अपनी अपनी कहानियां याद कर रहे थे। एक दलित किसान जिसका घर सरकारी योजना में नहीं आया, एक छात्रा जिसकी स्कॉलरशिप महीनों लेट हो गई, एक मजदूर जिस पर हमले के बाद पुलिस ने केस ही नहीं दर्ज किया। ये कहानियां चंद्रशेखर ने सदन में जीवंत कर दी थीं, और अब मोदी जी के सधे हुए जवाबों के बावजूद उन लोगों के मन में एक दरार खुल चुकी थी। हमें और प्रयास करने होंगे, मोदी जी ने कहा, लेकिन हमारा इरादा अटल है। ये वाक्य जैसे एक ब्रिज था, स्वीकारोक्ति और बचाव का। सत्ता पक्ष ने फिर तालियां बजाईं, लेकिन चंद्रशेखर ने बीच में टोका, प्रयास? तो एनसीआरबी के आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? स्पीकर ने बीच में आकर रोका, लेकिन तनाव बना रहा। क्या बहस फिर भड़केगी, या मोदी जी कोई बड़ा ऐलान करेंगे? सस्पेंस फिर लौट आया। मोदी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हम SC/ST एक्ट को और मजबूत करेंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़ाएंगे। ये वादा था, लेकिन सदन में कईयों को लगा कि ये देर से आया। चंद्रशेखर बैठ गए, लेकिन उनकी नजरें अभी भी मोदी पर थीं, जैसे कह रही हों, वादे तो बहुत हुए, अमल दिखाओ। ये जवाब सुनकर सदन का माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन वो शांति नाजुक थी। सांसदों के चेहरे पर मिश्रित भाव थे, सत्ता पक्ष में राहत, विपक्ष में संतुष्टि नहीं। स्पीकर ने अगले एजेंडे पर जाना चाहा, लेकिन सदन में फुसफुसाहटें जारी रहीं। एक विपक्षी सांसद ने चंद्रशेखर से धीमे से कहा, आपने तो हिला दिया, और चंद्रशेखर ने सिर्फ सिर हिलाया। बाहर की दुनिया में यह बहस एक तूफान बन चुकी थी। न्यूज चैनलों पर डिबेट शुरू हो गए, क्या चंद्रशेखर ने मोदी को घेर लिया? एंकर पूछ रहे थे, पैनलिस्ट चिल्ला रहे थे। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट्स, मीम्स, वीडियो क्लिप्स, थ्रेड्स। एक यूजर ने लिखा, आखिरकार संसद में दलित की आवाज गूंजी। दूसरे ने,
मोदी जी के आंकड़े सही, लेकिन दिल छूते नहीं। विश्वविद्यालय कैंपस में छात्र जमा हो गए, बहस कर रहे थे, क्या विकास सबका है? गांवों में, दलित बस्तियों में लोग रेडियो पर सुन रहे थे, सोच रहे थे कि शायद अब कुछ बदले। ये वो पल था जब चंद्रशेखर आजाद रावण सिर्फ एक सांसद नहीं रह गए, वे एक प्रतीक बन गए। उनकी हिम्मत ने दिखा दिया कि लोकतंत्र सत्ता की आवाज से नहीं, सवाल पूछने वालों की हिम्मत से जिंदा रहता है। मोदी जी का जवाब सधा हुआ था, लेकिन उसमें वो गहराई नहीं थी जो चंद्रशेखर के सवालों में थी। आंकड़ों ने तो बहस को संभाला, लेकिन दिलों को नहीं छुआ। बहस धीरे धीरे खत्म हुई। स्पीकर ने सदन को स्थगित करने की घोषणा की। सांसद उठने लगे, शोर थम गया, कैमरे बंद हो गए, लेकिन वो ऊर्जा, वो तनाव हवा में लटकी रही। चंद्रशेखर आजाद बाहर निकले, पत्रकारों का घेराव हो गया। क्या आप संतुष्ट हैं? एक ने पूछा। उन्होंने कहा, संतुष्टि तो जनता की होगी जब अमल होगा। मोदी जी भी बाहर आए, अपने समर्थकों से घिरे, लेकिन उनके चेहरे पर अब वो स्थिर मुस्कान कम लग रही थी। सत्ता पक्ष के नेता मीटिंग में जुट गए। यह विपक्ष का ड्रामा था, एक ने कहा, लेकिन दूसरे ने जोड़ा, नहीं, आंकड़े तो हमारे ही थे। लेकिन अंदर ही अंदर वे जानते थे कि चंद्रशेखर ने एक दरार डाल दी है। रात ढलते ढलते ये घटना देश की गलियों में फैल चुकी थी। दिल्ली के कॉलेजों में वॉल पोस्टर्स लगे, सवाल पूछो, जवाब लो। लखनऊ में जहां चंद्रशेखर की जड़ें हैं, लोग सड़कों पर उतर आए, मोमबत्तियां जलाकर। मुंबई के स्लम्स में दलित परिवारों ने टीवी देखा और कहा, अब हमारी बारी। सोशल मीडिया पर थ्रेड्स चल रहे थे। एक यूजर ने लिखा, चंद्रशेखर ने मोदी की पोल खोल दी, दावे चमकते हैं लेकिन जमीनी हकीकत काली। वीडियो वायरल हो गए जहां चंद्रशेखर के सवालों के क्लिप्स को मोदी के जवाबों से काटा गया था। हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और लोग बहस कर रहे थे, क्या विकास सबके लिए है या सिर्फ कुछ के लिए चमकता है? यह बहस रात भर चली। सुबह अखबारों की हेडलाइंस, संसद में दलित सांसद का तूफान, मोदी पर सवालों की बौछार। संपादकीय लिखे गए, लोकतंत्र की जीत, क्योंकि सवाल जरूरी हैं। लेकिन सत्ता पक्ष ने भी काउंटर किया, प्रेस रिलीज जारी, हम प्रतिबद्ध हैं, प्रयास जारी रहेंगे। लेकिन जनता का मूड बदल चुका था। विश्वविद्यालयों में सेमिनार हुए, जेएनयू में छात्रों ने चंद्रशेखर को आमंत्रित किया, डिबेट क्लब्स में चर्चा, ग्रामीण इलाकों में, पंचायतों में लोग इकट्ठे होकर बात कर रहे थे, अब तो सरकार को सुनना पड़ेगा। ये घटना सिर्फ एक भाषण नहीं रह गई, ये एक आंदोलन की शुरुआत बन गई। चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम हर जुबान पर था। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए, सोशल मीडिया कैंपेन चलाए। एक वीडियो में उन्होंने कहा, ये शुरुआत है, अंत नहीं। और लोग मान रहे थे, क्योंकि जब कोई नेता संसद के भीतर सत्ता से आंख मिलाकर सच पूछ लेता है, तो वो सिर्फ एक दिन की खबर नहीं बनता, वो एक चिंगारी बन जाता है जो जंगल की आग लगाती है। उस दिन सरकार ने अपनी स्थिति बचाने में कामयाब रही हो या नहीं, ये तय हो गया था कि देश के सबसे वंचित लोगों की आवाज अब इतनी आसानी से दबाई नहीं जा सकेगी। मोदी जी के जवाब ने बहस को शांत तो किया, लेकिन सवालों ने हलचल पैदा कर दी। रैलियों में अब विपक्ष चंद्रशेखर के क्लिप्स दिखाने लगा, सत्ता पक्ष को बचाव करना पड़ा। महीनों बाद भी जब एनसीआरबी की नई रिपोर्ट आई, तो चंद्रशेखर के आंकड़ों की याद ताजा हो गई। कानूनों में छोटे मोटे बदलाव हुए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बढ़े, लेकिन जमीनी अमल, वो तो जनता की लड़ाई पर निर्भर था। चंद्रशेखर की ये बहस एक मील का पत्थर बन गई। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, सबकी आवाज मजबूत हुई। विश्व स्तर पर भी चर्चा हुई। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा, भारत की संसद में सामाजिक न्याय की लड़ाई। और घर में, हर गली, हर घर में लोग सोचने लगे, क्या हमारा लोकतंत्र सिर्फ सत्ता का नहीं, सबका है? चंद्रशेखर आजाद रावण ने साबित कर दिया कि हिम्मत से सवाल पूछो तो जवाब मिलेगा, चाहे देर से ही सही। ये घटना की विरासत थी, एक ऐसी विरासत जो सालों तक चलेगी, क्योंकि सच्चाई दबाई नहीं जाती, वो फैलती है। और उस दिन संसद की उन दीवारों के भीतर एक नया अध्याय लिखा गया, वंचितों का, सवालों का और लोकतंत्र का।